सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, एक दो रोज़ में बजट पेश करने जा रही है हुकूमत, लेकिन जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसका असर हमने देखा कि एक साल मुआशी अदम इस्तेकाम पे पड़ा, और दूसरी तरफ कई केसेस हैं जो कि अभी कोर्ट्स में लगे हुए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में उसकी समाअतें भी होती हैं। और ख़ास तौर पर बात जब हम करते हैं कि ये साल इलेक्शन का साल है, तो इस साल में जब ये इलेक्शन होंगे तो क्या इसको मद्देनज़र रख कर हुकूमत बजट बना रही है? क्या कोई आवाम को रिलीफ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? ये वो सवालात जो हर शख्स की ज़ुबान पे हैं, और हम आज अपने प्रोग्राम में इस पर ही बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में हम कोर्ट की खबर पर बात करेंगे, और आज कोर्ट की खबर में जो अहम समाअत हुई है, जिसमें ना सिर्फ पंजाब में जो नज़रसानी का केस था, और उसके अलावा रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों जिन पर ये आज समाअत हुई। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि 14 मई के फ़ैसले पर अमल दरामद तो अब मुमकिन नहीं है, मगर ये फ़ैसला तारीख बन चुका है। अदालती फ़ैसला ये तारीख में रहेगा कि 90 रोज़ में इंतखाबात लाजमी हैं। अब 90 रोज़ में तो इंतखाबात नहीं हो सके, लेकिन आज के जो उनके रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के, वो बड़े अहम थे। उन्होंने कहा देखना तो ये था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 रोज़ बढ़ाए जा सकते हैं, क्या 9 मई के वाक़यात के बाद हालात और वाक़यात वही हैं जो आइन के इंतखाबात में इल्तिवा के लिए दर्ज हैं। हर चीज़ तशद्दुद और ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। इसी पर बात करेंगे हमें जो नुमाइंदे खुसूसी इमरान वसीम कोर्ट की खबर में। तो इमरान, मुझे बताइएगा क्या कुछ रहा आज की समाअत में? जी हाँ, 3 से 4 चीज़ें हुई हैं इस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान। एक तो दौरान समाअत बेंच की जानिब से पूछा गया इलेक्शन कमीशन के वकील से कि आप ये बताएं कि जो 9 मई का वाक़या हुआ है, 9 मई से पहले तो आप ये कह रहे थे कि 8 अक्टूबर को आप इलेक्शन करवा देंगे, और 8 अक्टूबर को आप का जो इलेक्शन करवाने का फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा गया कि अब 9 मई के बाद जो सिचुएशन चेंज हुई है, क्या अभी भी इलेक्शन कमीशन का यही मौक़िफ़ है कि आप 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवा सकते हैं, उसी तारीख पर कायम है? तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने सिरे से इनकार कर दिया कि नहीं, अब वो 8 अक्टूबर वाली सूरत हाल नहीं रही, 9 मई के बाद सूरत हाल चेंज हो चुकी है, और इलेक्शन अगर होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि जो 7 पोलिंग स्टेशन है उसमें भी इजाफा होगा, सिक्योरिटी के मसाइल में इजाफा होगा, तो 8 अक्टूबर के हवाले से कोई हम कमिटमेंट नहीं कर सकते। दूसरी जो बात हुई आज, जिस कानून का आपने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर के नाम से जो कानून बना, जिसको 26 मई को सदर साहब ने उस पर कानून पे दस्तखत किए, और 29 मई को वो जो कानून था वो ला के सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने रख दिया गया। और यही मुकदमा था, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त थी। 14 मई का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसी पे रिव्यू के हवाले से इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल दे रहे थे। तो वो जो कानून था उसको चैलेंज किया गया था, उस पर 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर हुई थी। आज अदालत ने उन दरख्वास्तों पर समाअत करने के बाद बाकायदा तौर पे जो फरीकैन है, जिसमें वफाकी हुकूमत है, जिसमें सेक्रेटरी हैं, सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी सेनेट हैं, और वजारत पार्लिमानी अमूर जो है उसको नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन जो कानून है उसको स्टे नहीं किया गया। और ये भी आपको बता दें कि ये जो कानून जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की है, तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने भी दलाल देते हुए कहा कि ये जो कानून है ये आइन से मुतसादम है, और उन्होंने अदालत से इस उम्मीद का इजहार किया कि मुझे यकीन है कि अदालत इस कानून को जो है वो कलअदम करार देगी, गैर आइनी गैर कानूनी करार देगी। तो जो जज साहबान थे वो तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर की इस आर्गूमेंट के ऊपर वो जो है वो अमर अदालत में मुस्कुरा दिए कि इतना यकीन है तहरीक इंसाफ के वकील को कि वो समझते हैं कि अदालत इस कानून को जो है गैर आइनी गैर कानूनी डिक्लेयर कर देगी। लेकिन बहरहाल जब अदालत में समाअत का आगाज़ हुआ, जज साहबान आके बैठे अपनी सीटों के ऊपर, अपनी नशिस्तों पर, तो आते उन्होंने कह दिया था कि ये जो दरख्वास्तें आई हैं नए हुकूमती कानून के खिलाफ, इस पर हम नोटिस जारी कर रहे हैं। यानी बुकला के दलाइल से पहले ही जो पटिशंस आई थी वो जज साहबान पढ़ के आए थे। पहला पेशा ये लगता है कि वो इन पटिशंस के जो कंटेंट्स थे, जो मंदरजात थे, उस समय उसमें मुतमिन थे, इसलिए अदालत ने जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं। और जो दोनों मुकदमात हैं, चाहे हुकूमत का नया कानून है, चाहे इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त है, इन्हें यकजा कर दिया गया, और 13 जून को अगली समाअत होगी। अब 13 जून को होगी अगली समाअत। चलें ठीक है, ये आप शुएब शाहीन साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। जी वालेकुम सलाम। शुएब साहब, रिव्यू एक्ट पर भी हुई आज समाअत और फिर पंजाब नज़रसानी, लेकिन इसमें एक बड़े अहम दलाइल थे, बल्कि रिमार्क्स थे। ये कहा गया जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से
कि अगर रिव्यू एक्ट जो है वो लागू होता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील को लार्जर बेंच में दोबारा दलाइल देने होंगे। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि अदालत कैसे फिर पंजाब के जो इंतखाबात का केस सुने अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट नाफिज हो चुका है। तो ये वाकई आइन से मुतसादिम है ये मामला, और ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा आपके ख्याल में? देखें, अभी तो वो देखें 2 कवानीन आगे हैं और एक रिव्यू पिटीशन है और तीनों को इकट्ठे फिक्स कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जी। अब जो पहला वाला था कि जो अपील सुनने का कि एपेलेट फोरम दे दिया गया था कि जो भी ऑर्डर अंडर आर्टिकल 184 होगा उसमें अपील फाइल हो सकती है, और उस लॉ को तो सस्पेंड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसका अमल दरामद रोक दी थी। जो दूसरा वाला लॉ आप ये लेकर आए हैं वो है रिव्यू अगेंस्ट द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पास अंडर आर्टिकल 184। अब उसके अंदर भी तकरीबन वही बात कह दी गई है कि रिव्यू कर सकते हैं 60 डेज में, लेकिन वो जो रिव्यू होगा वो तकरीबन अपील के बराबर तस्वर किया जाएगा। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये अगर करना भी हो तो इसको आइन के आर्टिकल 184(3) में जब तक एपेलेट प्रोविजन में ना दिया जाए तो रिव्यू के स्कोप को एज सच एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि आइन में तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। सही। और दूसरी बात यह है कि जब एक मैटर सब्जुडिस था मैटर सुप्रीम कोर्ट में, तो दूसरा इस तरह का कानून लाना उसमें 2 खराबियां हैं। एक ये है कि ये पर्सन स्पेसिफिक का इज़हार है, इसमें मकसद जो है वो नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को फायदा पहुंचाना है। लेकिन वज़ीर खान डिनाई कर चुके हैं इस बात को, उन्होंने कहा कि इसका फायदा इसको नहीं पहुंचेगा। देखें, फ़ायदा उनके कह देने से तो फ़ायदा पहुंचने न पहुंचने की बात नहीं है ना, क्योंकि वदार है उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल करनी है जो ताहयात नहली है, और वो 60 डेज में रिव्यू हो सकती है। वो फिर लार्जर बेंच केस को सुनेगा। उनके कह देने से कि वो फ़ायदा नहीं होगा या नहीं उठाएंगे तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके कह देने से उसको सिर्फ वो तनकीद से बचने के लिए उन्होंने ये बात कही है। अदरवाइज़ अगर किसी पटिशनर को ये बेनिफिट मिल सकता है तो वो क्यों उसको रोकेंगे या वो कहेंगे कि जी नहीं हम नहीं जाते। और दूसरी बात यह है कि जब उसका मकसद एक और भी था कि अब ज़ार इलेक्शन सर पे थे और इलेक्शन पटिशन्स इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिव्यू पटिशन भी फाइल कर रखी थी। नेचुरली उस रिव्यू पटिशन के ख़िलाफ़ जो थी वो फैसला बिल्कुल आने वाला था। तकरीबन रिव्यू पटिशनर के वकील जो इलेक्शन कमीशन के थे वो अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर चुके थे, तो इससे पहले कि वो फैसला आ जाता तो उसमें आर्डर आ गया कि जनाब नया कानून पास हो गया कि ये जो लॉ है इसके ज़रिए जो लार्जर बेंच है वो सुनेगा। तो वो जो आर्गूमेंट्स हो चुके हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब वो लार्जर बेंच का डिसीजन करेगा, ये कानून फील्ड में रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुनासिब समझा कि पहले इन 2 क़वानीन के बारे में हम फैसला करें। अगर तो ये क़वानीन फील्ड में रहते हैं तो नेचुरली फिर लार्जर बेंच सुनेगा, और ये क़वानीन ख़त्म हो जाते हैं तो फिर जो बेंच मौजूदा है वही सुन के इस पर फैसला करेगा। तो अगर वो फैसला करता है तो ऑलरेडी जो जजमेंट है वो सस्पेंडेड नहीं है, तो नेचुरली उसको अब ये तो नहीं हो सकता 14 मई को इलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप बैक तो नहीं जा सकते। आगे कोई डेट दे सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जिन्होंने इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है कानून के मुताबिक। अच्छा, एक तो चीज़ ये है। दूसरे, अभी जिस तरीके से हमारे नुमाइंदा खुसूसी इमरान वसीम बता रहे थे शुएब शाहीन साहब कि PTI बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अदालत इसको कलअदम करार दे सकती है इस कानून को, तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, बज़ाहिर तो जो चीज़ें हैं वो सामने नज़र आ रही हैं कि जो पहला वाला कानून था वो तो सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी थी, लेकिन तो जो दूसरा कानून बनाया वो थोड़ा सा ज़रा उसको मॉडिफाई करके बना लिया है, लेकिन उसके अंदर भी जो कुछ बुनियाद रख दी गई है वो भी बज़ाहिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होता है तो उसको उसकी वायरीज को सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकती है। अगर वो साबित होता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या आइन की खिलाफ वर्जी में बनाया गया है या पार्लियामान को आइन में तरमीम के बगैर एक्ट बनाने का अख्तियार नहीं था, तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट उसको अल्ट्रा वारिस डिक्लेयर कर सकती है, उसको सेटिसाइड कर सकती है। उसके नतीजे में जो भी फिर उसका कॉन्सिक्वेंस होगा तो वो इलेक्शन की जो कमीशन की जो रिव्यू पटिशन है उसके ऊपर फिर फैसला आएगा, और उस फैसले के नतीजे में ये साबित हो जाता है कि रिव्यू पटिशन इज़ नॉट लायबल टू बी प्रोसीडेड फर्दर, तो वो डिसमिस हो जाएगी और जो ओरिजिनल फैसला था वो फील्ड में रहेगा, और जिस जिसने उस कानून की खिलाफवर्जी की है उनके खिलाफ फिर एक्शन हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शुएब शाहीन साहब और इमरान वसीम, आप दोनों शुक्रिया। कानूनी राय भी अपनी दे दी शुएब शाहीन साहब ने। अब देखना ये होगा कि अब 13 जून को समाअत होगी जिस पर यह कहा गया है कि अब रोज़ाना की बुनियाद पर इसको समाअत करेंगे, इस केस को किस तरीके से अदालत आगे बढ़ाती है। अब आगे बढ़ते हैं, जो सियासी मामला जिसमें मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। अगर पंजाब में बात करें जहाँ पर जोड़ तोड़ भी हो रही है, ख़ुद साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी खासे मुतहरिक हैं वहाँ
वहाँ पर जहांगीर तरीन ग्रुप भी खासा एक्टिव हुआ है। दूसरी तरफ ये कराची में जो मेयर और डिप्टी मेयर का मामला है, ये भी एक हम देख रहे हैं कि चीज़ सामने आ गई है। तो तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तालपुर साहब। जी तालपुर साहब, आप लोग तो कॉन्फिडेंट भी हैं और ज़ाहिर आपने नुमाइंदा भी अपना कर दिया है मुर्तज़ा बहाब को मेयरशिप के लिए, लेकिन जमात इस्लामी ये समझती है और बार बार वो ये कहते हैं कि मेयर तो हमारा ही होगा और डिप्टी मेयर पीटीआई का होगा। तो वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि ये वोट उनको पड़ेगा, उनका मेयर बनेगा और डिप्टी मेयर पीटीआई का बन जाएगा? देखें जी, मुझे तो पता है कि हमारे साथ कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन हैं। हमारे मेंबर्स तो 100% इंटैक्ट हैं, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। ना ही किसी ने क्लेम किया है कि पीपल्स पार्टी के मेंबर किसी से और से राब्ते में हैं। तो हमारा तो घर हो गया साफ़ सुथरा। जब बात आती है पीटीआई की, तो वहाँ पर आपको पता है कि इनके MNAs, इनके MPAs, इनके साबिक वज़रा, इनकी पार्टी के लीडरान सारे पीटीआई की फासिस्ट जमात को और उस फितने इमरान खान को छोड़कर और अलग अलग दरवाजे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कोई भी अपने आप को एंटी स्टेट पार्टी, एंटी पाकिस्तान पार्टी, एंटी फौज पार्टी के साथ नहीं रखना चाहता, नहीं एफिलिएट करना चाहता। इसी तरह से बहुत से ऐसे पीटीआई के लोग हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं। अच्छा। जो कह रहे हैं वो तो किसी सूरत नहीं करेंगे पीटीआई को और ना ही पीटीआई के किसी एलाय को, क्योंकि अब जमात इस्लामी भी उनकी एलाय बन चुकी है। अच्छा। और बहुत से ऐसे बस हमसे राब्ते में हैं जिनका ताल्लुक जमात से है और वो कह रहे हैं क्योंकि पीटीआई का मेयर होगा तो हम पीटीआई के मेयर को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। आप बॉल जल्द सुनेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो साबिक पीटीआई के लोग हैं वो पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं, यानी कि वो भी आप ही लोगों के साथ हैं और आप ही को वोट देंगे? बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि अगर हम उनको कहेंगे वोट देने का वोट देने को कह रहे हैं, अगर हम उन्हें कहेंगे एब्सटेन करेंगे वो एब्सटेन करने को तैयार हैं। अच्छा। तो हमारे जो है बहुत पहले ही जो हमारा फिगर हमें चाहिए था वो पूरा हो गया था। जमात इस्लामी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है तैमूर साहब? क्या वो नून लीग से भी राब्ते में, तो उनको यहाँ से भी उम्मीद है कि नून लीग उनको सपोर्ट कर देगी, वो क्यों कॉन्फिडेंट है? उनका कॉन्फिडेंस समझ से बाहर है। अच्छा। ये सिर्फ पहले आपको याद होगी कह रहे थे कि भाई पहले नंबर पे जो जमात होगी, जो जिसके सबसे ज्यादा लोग होंगे उसी का हक होगा मेयर बनने का। तो आज वही शख्स कह रहा है कि नहीं, अब पीपल्स पार्टी नहीं होगी, हम मेयर बनेंगे। तो इसी तरह से ये फिर से एक और रोग रचा रहे हैं, एक ड्रामा कर रहे हैं ताकि ये चीज के कह सके कि हमारी भी जीती हुई सीट आपने हमसे ले ली। ये सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है। हम आज भी इनको वेलकम करते हैं, ये आए हमसे बातचीत करें, करें, आए बैठें। आप ये कह रहे हैं कि आज भी आप उनको वेलकम करना चाहते हैं, ठीक है। मेयर हर सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही जियाला मुर्तज़ा वहाब। चलें ठीक है सर, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं रह गए इसमें इंतखाब में, बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि किसका मेयर होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच तैमूर तालपुर साहब, पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात कर लेते हैं बजट की। जो आइंदा माली साल 2023-24 का बजट है, सिर्फ 2 दिन बाद वो पेश किया जाएगा। अब ये बजट अवाम दोस्त होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बजट होगा कैसा, ये अवाम के लिए खुशखबरियां लाएगा या नहीं लाएगा, एक रिपोर्ट तैयार की गई है, देखिए। वफाकी बजट बराए साल 2023-24 कैसा होगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा या होगा मुश्किलात में इजाफा, ये मुअम्मा भी रवा हफ्ते हल हो जाएगा। जरा के मुताबिक आइंदा माली साल का बजट तैयारियों के आखिरी मराहिल में है। 500 अरब के टैक्सेस फरवरी में जारी मिनी बजट में लगेंगे, जबकि 200 अरब के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, यानी कि मजमूई तौर पर नए बजट में 700 से 750 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। इसके अलावा आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती बजट की मद में 2709 अरब, दिफा के लिए 1800 अरब, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब, FBR के लिए 9200 अरब, नॉन टैक्सेस आमदन की मद में 2800 अरब रुपए का टारगेट मुख्तस किया गया है। जबकि गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए सब्सिडीज की मद में तकरीबन 1250 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने का इम्कान है।
बजट में फूड सिक्योरिटी के लिए 55.5 अरब, पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6 अरब, पाक अरब पाइपलाइन के लिए 5 अरब, इस्लामाबाद की मेट्रो बस सर्विस के लिए 2 अरब, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 30 अरब, रमजान रिलीफ के लिए 5 अरब रुपए की सब्सिडी देने की भी तजवीज है। सब्सिडी में गिलगित बल्तिस्तान को गंदम की फरहमी के लिए 10.5 अरब, गंदम की फरहमी के लिए पास्को को 10 अरब रुपए और मेरा घर मेरा पाकिस्तान के लिए 12.2 अरब रुपए की सब्सिडी भी शामिल है। इसके अलावा सैलाब से मुतासरा किसानों की कर्ज माफी के लिए 7 अरब, पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6 अरब, घरेलू सार्फिन को RLNG फराहम करने के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आइंदा वफाकी बजट में इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज भी सामने आई है। महंगे इम्पोर्टेड मोबाइल्स मजीद महंगे होने का इम्कान है। इसके अलावा खवातीन और मर्द के इस्तेमाल की दरामदी अशिया, खाने पीने की लग्जरी दरामदी अशिया जैसे चॉकलेट, टॉफीज समेत दरामदी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान पर भी 25% सेल्स टैक्स आयद होने का इम्कान है। बिलाशुबा मुल्क इस वक्त मुआशी मुश्किलात से दोचार है, लेकिन वजीर आज़म शहबाज शरीफ इस बजट के जरिए गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ मुहैया करने के लिए कोशां हैं। ये तो कुछ अदाद शुमार थे जो हमने आपको आज दिखाए, लेकिन बजट तो असल वही होगा। दस्तावेज़ात प्रॉपर्ली सामने आएंगी 9 जून को। उम्मीद करते हैं कि बजट अच्छा हो, आवाम दोस्त हो। साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।